everyone, this is Rashima. Welcome to my English class. Dear students, today we are going to do a very important topic of English grammar, that is marks of punctuation and use of capital letters. Now what are marks of punctuation? Marks of punctuation are comma, full stop, semicolon, question mark, inverted commas and many others. और अगर आप इन पंक्चुएशन मार्क्स को सही तरह से यूज करना सीख जाते हैं तो आपकी जो इंग्लिश राइटिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है. हम करेक्टली इंग्लिश राइटिंग कर सकेंगे. ओके, नाउ लुक एट दीज टू सेंटेंसेस. फर्स्ट वन इज द काउ सेड द मास्टर इज अ यूजफुल एनिमल. फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग क्या है? मास्टर ने कहा, सेड द मास्टर, काउ एक यूजफुल एनिमल है. राइट, यू कैन सी हियर inverted commas and commas. In the next sentence, it is the cow said the master is a useful animal. Second sentence में अगर हम देखें तो हमारे पंक्चुएशन मार्क्स को चेंज करने से सेम वर्ड्स की सेंस जो है बिल्कुल डिफरेंट हो गई है. सेकेंड सेंटेंस में काउ कह रही है द मास्टर इज अ यूजफुल एनिमल. तो देखा आपने किस तरह के ये मैजिकल पॉइंट्स हैं हमारे पंक्चुएशन मार्क्स, और अगर हम इनकी स्पेसिंग चेंज कर दें तो किस तरह से हमारे सेंटेंसेस का मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है. तो इस वीडियो में हम देखते हैं हम कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स करने वाले हैं. सबसे पहले हम करेंगे कैपिटल लेटर्स. नेक्स्ट हम करेंगे फुल स्टॉप, कॉमा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, इन्वर्टेड कॉमास, और उसके बाद हम करेंगे अपॉस्ट्रोफे, सेमीकोलन, कॉलन, mark of exclamation and hyphen. So students, are you ready for these magical punctuation marks? Let's begin. सबसे पहले हम करेंगे कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स को हमें कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए. Let's see. फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सेंटेंस. जब भी हम कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं तो आपका जो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होता है, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, दैट शुड ऑलवेज बी in capital letters. For example, Radha is an intelligent girl. Now, first word of Radha will be capital. Similarly, second sentence, she goes to school daily. Now, S of she will be capital. Okay, students? Next use of capital letters is first letter of proper nouns and proper adjectives. पहला यूज हमने देखा कि हमें फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस कैपिटल रखना है, लेकिन अगर हमारे प्रॉपर नाउन्स और प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहीं मिडल ऑफ द सेंटेंस में भी आते हैं तो भी हमें उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखना पड़ेगा. कैसे? शी लिव्स इन मुंबई. यू ऑल नो मुंबई इज अ प्रॉपर नाउन. इट इज द नेम ऑफ अ सिटी. तो आप मुंबई वर्ड कहीं पर भी लिखेंगे, उसका जो फर्स्ट लेटर है एम, दैट विल ऑलवेज बी capital. Now this proper noun can be name of your village, your city, your state, your country, whatever. अगर आप इंडिया लिखें तो I capital, हरियाणा लिखें तो H capital, आप कोई भी और स्टेट या सिटी का नाम लिखेंगे तो that will be capital. Fine. Likewise, John is a European. Now European is an adjective, proper adjective. अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो एडजेक्टिव्स प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं. बिकॉज यूरोप इज अ नाउन और जब हमने बनाया यूरोपियन इट बिकम्स प्रॉपर एडजेक्टिव. तो प्रॉपर एडजेक्टिव जहां पर भी हम लिखेंगे वो भी हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होगा. फाइन. लाइक अमेरिकन, इंडियन, दीज ऑल आर प्रॉपर एडजेक्टिव्स. तो ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही बिगिन होंगे. Similarly, I love Chinese food. Now, Chinese is again a proper adjective. तो इसीलिए Chinese का C भी हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा. Okay, students? Now, where else we have to use capital letter? First letter of reported speech. जब भी हम reported speech लिखते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होती है. अब देखिए, डायरेक्ट नरेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है, कॉमा से पहले का जो पार्ट होता है जनरली वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होती है, और उसके बाद का जो हमारा पार्ट होता है वो होती है रिपोर्टेड स्पीच. तो जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट करते हैं उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा. फॉर एग्जाम्पल, शी सेड
I am going to Ludhiana. Now here, I am going to Ludhiana is reported speech. So I will be capital. और I तो आप कहीं पर भी लिखिए तो वो हमेशा कैपिटल ही रहेगा. फाइन. यहाँ पर कोई और भी वर्ड आ सकता था तो वो भी हमेशा फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल रहेगा. ओके. Next, if you have to write the names of newspapers, religious books, then also the first letter of the word will be capital. For example, the Times of India, the Hindustan Times. Now these are the names of newspapers. और बहुत important names हैं, इसीलिए इनके जो फर्स्ट लेटर हैं वो कैपिटल रहेंगे. और यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया में सिर्फ पहला लेटर आपका कैपिटल नहीं रहेगा. उस न्यूज़पेपर के नेम में जितने भी वर्ड्स आए हैं, द टाइम्स या इंडिया, उन सभी के फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे. सिर्फ जो आपकी प्रेपोजिशन होती है वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होती है. फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी ऑफ. ऑफ इज अ प्रेपोजिशन, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में रहेगी. बाकी सभी जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल हो जाएंगे. सिमिलरली द हिंदुस्तान टाइम्स. अब द हिंदुस्तान टाइम्स में तीनों ही वर्ड्स हमारे फर्स्ट लेटर उनके कैपिटल रहेंगे. ओके स्टूडेंट्स. सिमिलरली इफ यू सी द रिलीजियस बुक्स, नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, द गीता, द रामायणा, द बाइबल, द कुरान, तो इन सभी के जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो कैपिटल रहेंगे. द गीता में द का जी कैपिटल, गीता में जी कैपिटल, द रामायणा में द कैपिटल, रामायणा का आर कैपिटल, द बाइबल में द का टी कैपिटल और बाइबल का बी कैपिटल. इस तरह से आपको इन सभी के फर्स्ट लेटर्स कैपिटल रखने होंगे. ओके. नाउ इफ वी हैव टू राइट the names of days, months or festivals, then also we have to write the first letter capital. For example, I shall visit Delhi in December. Now here December is the name of the month, so we will write the D capital. Okay. Similarly, in the second sentence you can see he came here on Friday. Now Friday is the name of a day. तो डेज के नेम भी हमें कैपिटल लेटर से बिगिन करने हैं. ओके. सिमिलरली पीपल वियर न्यू क्लोथ्स ऑन दिवाली. नाउ दिवाली इज द नेम ऑफ अ फेस्टिवल, सो वी विल राइट डी कैपिटल. फाइन. नेक्स्ट, वेयर वी हैव टू यूज कैपिटल लेटर्स, फर्स्ट लेटर ऑफ एब्रीविएशंस. अगर हमने किसी वर्ड को हमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया है तो उस एब्रीविएशन के फर्स्ट लेटर्स भी हमेशा हमारे कैपिटल रहेंगे. सपोज मास्टर ऑफ आर्ट्स की जो एब्रीविएशन होती है वो क्या होती है, MA. फाइन. तो यहाँ पर M भी कैपिटल रहेगा और A भी कैपिटल रहेगा. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द डिग्री ऑफ मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, विच इज नोन एज MBBS, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिग्री, राइट. तो इसके भी जो चारों लेटर्स हैं MBBS वो कैपिटल होंगे. ओके. नेक्स्ट वी सी MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. अब इसमें हमने जो तीनों लेटर्स लिए हैं M, L एंड A, दीज विल बी कैपिटल. ओके. सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर एंड द एब्रीविएशन इज PM, तो हम इसको फर्स्ट लेटर्स इनके कैपिटल रखेंगे. जैसे आप लिखते हैं AM, PM, टाइमिंग्स के लिए हम जो यूज करते हैं तो वो भी हमारे लेटर्स AM और PM कैपिटल रहेंगे. सिमिलरली अगर हमने कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके हम फर्स्ट लेटर ना लेकर 2 लेटर्स या 3 लेटर्स लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अगर हम लिखते हैं तो हम M और R लिखते हैं. तो यहाँ पर आपको जो M है वो कैपिटल रखना है, लेकिन जो R है वो कैपिटल नहीं रखना है, बिकॉज दिस इज द सेकेंड लेटर ऑफ द सेम वर्ड. फाइन. तो R हम आपका स्मॉल रहेगा. सिमिलरली इफ वी राइट डॉक्टर, तो डॉक्टर में D विल बी कैपिटल एंड R विल बी स्मॉल. सिमिलरली अगर आप अपने स्कूल के नाम को शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं, सीनियर सेकेंडरी लिखते हैं, तो सीनियर का आपका S कैपिटल रहेगा और R स्मॉल हो जाएगा. सिमिलरली अगर आप सेकेंडरी लिखते हैं तो उसकी आप एब्रीविएशन क्या लिखेंगे, SEC, तो यहाँ पर S कैपिटल रहेगा और E और C आपके स्मॉल हो जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट, इनिशियल्स ऑफ द नेम्स. जैसे हमने एब्रीविएशंस के फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल लिखा, इसी तरह से अगर आप किसी के नेम्स के इनिशियल्स लिखते हैं तो वो भी हमेशा आपको कैपिटल लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल RK शर्मा,
नाउ दिस कैन बी राम कुमार शर्मा, तो हम राम का आर कैपिटल लिखेंगे, कुमार का के कैपिटल लिखेंगे और शर्मा का एस कैपिटल लिखेंगे। फाइन। सिमिलरली इफ वी राइट साक्षी मलिक, तो हमें साक्षी का एस कैपिटल और मलिक का एम कैपिटल लिखना होगा। स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर कि यहाँ पर हमने फुल स्टॉप्स का भी बहुत ज्यादा यूज किया है, लेकिन क्योंकि अभी इस टाइम पर हम सिर्फ कैपिटल लेटर्स की बात कर रहे हैं, तो अभी फुल स्टॉप के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे चलेंगे और जब हम फुल स्टॉप के बारे में बात करेंगे, तब हम फुल स्टॉप के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी और भी हैं कैपिटल लेटर्स के यूज, देखिए और कहाँ कहाँ हमने कैपिटल लेटर्स को यूज करना है। नेक्स्ट हमने यूज करना है फर्स्ट लेटर ऑफ रिलीजन्स। अगर हम रिलीजन्स के नाम लिखते हैं, धर्मों के नाम लिखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट नाम होते हैं वो भी, तो उनके भी फर्स्ट लेटर्स हमेशा हमें कैपिटल लिखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, इस्लाम, इन सभी के फर्स्ट लेटर्स हमेशा आपको कैपिटल लिखने होंगे। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हमारे होते हैं, इतनी सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हमारी हिस्ट्री में हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, उनके भी हमें जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो कैपिटल लिखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वर्ड वॉर। नाउ द फर्स्ट वर्ड वॉर में हमें द का टी कैपिटल, फर्स्ट का एफ कैपिटल, वर्ड का डब्ल्यू कैपिटल और वॉर का भी डब्ल्यू कैपिटल। सिमिलरली द बैटल ऑफ पानीपत। नाउ हियर ऑल्सो द का टी कैपिटल, बैटल का बी कैपिटल, लेकिन ऑफ हमेशा हमारा स्मॉल रहेगा। एंड नेक्स्ट पानीपत है तो पानीपत का पी कैपिटल। ओके, नेक्स्ट वेयर वी हैव टू यूज कैपिटल लेटर्स, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड ऑफ अवार्ड्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आप अवार्ड्स की बात करते हैं, उनके नेम्स लिखते हैं, तो उनके भी फर्स्ट लेटर्स आपको हमेशा कैपिटल रखने होंगे। फॉर एग्जाम्पल भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस तरह से अगर आप कोई भी नेम्स लिखते हैं तो उनके फर्स्ट लेटर्स कैपिटल होंगे। सपोज भारत रत्न में आपको बी कैपिटल लिखना होगा और रत्न का आर कैपिटल लिखना होगा। सिमिलरली अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी, तो इसके जो लेटर्स हैं आपके, भारतीय का बी कैपिटल, जनता का जे कैपिटल और पार्टी का पी कैपिटल आपको रखना होगा। फाइन। Next, if you write the name of languages and subjects, then also you have to write the first letter capital. For example, history, English, science, Hindi. Now, English and Hindi are languages and subjects also, right? तो आपको इनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं, हमेशा कहीं पर भी आप इन वर्ड्स को लिखिए, सब्जेक्ट्स को, चाहे आप सेंटेंस के बिगिनिंग में लिख रहे हैं, मिडिल में लिख रहे हैं या एंड में लिख रहे हैं, हमेशा जब भी आप सब्जेक्ट्स के नाम या लैंग्वेजेस के नाम लिखते हैं तो उनको आपको कैपिटल फॉर्म में ही लिखना होगा। उनका फर्स्ट लेटर हमेशा आपको कैपिटल रखना होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कैपिटल लेटर्स। आई होप आपको कैपिटल लेटर्स का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ आवर नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इज अ वेरी इजी, आई थिंक, पंक्चुएशन मार्क। कहाँ यूज करते हैं बहुत सारे बच्चों को अच्छे से पता होगा, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले तो हमें फुल स्टॉप का यूज एंड ऑफ द सेंटेंस में करना होता है। जब भी हमारा कोई सेंटेंस एंड हो जाता है, लास्ट में हमें फुल स्टॉप लिखना होता है। लेकिन कई सेंटेंसेस, अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वहां पर हम फुल स्टॉप यूज नहीं कर सकते, वहां हमें क्वेश्चन मार्क यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए जरा ध्यान से देखना आप लोग कि कहाँ पर हमें फुल स्टॉप यूज करना है। ओके, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। Mohan is a good singer. This is a simple sentence. Assertive sentence means positive और negative sentences जो हमारे होते हैं, that are assertive sentences, और इनके end में हमेशा हम full stop लगाते हैं। Similarly, post this letter. Now, post this letter is an imperative sentence, और imperative sentence के end में भी हम full stop का use करते हैं। Okay? Next, in short forms of abbreviations. अभी इससे पहले भी हम कैपिटल लेटर्स में भी एब्रीविएशंस कर चुके हैं, जहां पर हमने फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल रखा था और वहां पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ बीच में फुल स्टॉप्स नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी हमने उनके बारे में बात नहीं की थी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फुल स्टॉप के बारे में। तो देखिए, जब हमने लिखा ML वर्मा मीन्स मोहन लाल वर्मा, तो जब हमने इसकी एब्रीविएशन लिखी तो हम लिखेंगे
m.l.वर्मा। लेकिन अगर हम लिखते हैं मोहन लाल वर्मा, हम कंप्लीट लिखेंगे, तब हमें बीच में फुल स्टॉप्स नहीं लगाने होंगे। फाइन। अगर हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तभी हमें फुल स्टॉप्स लगाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल MBBS। फाइन। तो M.B.B.S. अब मैं फुल स्टॉप नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर मैं फुल स्टॉप को डॉट कह रही हूँ। दैट मे बी दैट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। लाइकवाइज अगर हम लिखते हैं MP, विच इज द एब्रीविएशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ पर भी हम कैसे लिखेंगे? M.P. और कैपिटल लेटर्स लिखेंगे। फाइन। सिमिलरली NRI, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, तो यहाँ पर भी हमने एब्रीविएशन यूज की है। वी विल राइट N.R.I. अब डॉट्स लगाने से, फुल स्टॉप लगाने से हमें ये क्लियर हो जाता है दैट दिस इज नॉट अ वर्ड, दिस इज एन एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशन लिखने के लिए, एब्रीविएशन हमें पता चल जाए कि ये किसी वर्ड की एब्रीविएशन है, उसके लिए हमें फुल स्टॉप्स लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम उसे एज अ सिंगल वर्ड रीड ना करें। फाइन। सिमिलरली मिस्टर में हम R के बाद डॉट लगाएंगे, हम M के बाद डॉट नहीं लगाएंगे। फाइन। सिमिलरली मिसेस, MRS, हमने 3 लेटर्स लिए हैं मिसेस के, तो इसीलिए हम S के बाद डॉट लगाने वाले हैं। ओके। नाउ आवर नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क इज कॉमा। हाउ डू वी राइट कॉमा? दिस इज like this. And where do we use comma? To differentiate 3 or more same parts of speech from each other. अगर हम same parts of speech के बहुत सारे words, now what are parts of speech like noun, pronoun, verb, adverb, adjective. अगर हम nouns, 4 nouns लेते हैं, suppose एक ही line में हम 4 nouns या 4 verbs या 4 adjectives लिखने वाले हैं, तो उनको differentiate करने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए हमें बीच में commas लगाने पड़ेंगे। Fine. किस तरह से? I want a pen, a pencil, an ink pot, a few books, some papers and a table. Now here pen, pencil, ink pot, books, papers and table, these all are nouns. और इन nouns के बीच में हमने commas लगाए हैं, लेकिन जो हमारे last 2 nouns होते हैं उनके बीच में हम comma नहीं लगाते हैं, उनके बीच में हमें and या और लगाना होता है। Fine. Similarly, in the next sentence you can see he is kind, brave, gentle and handsome. अब kind, brave, gentle और handsome जो हैं आपके adjectives हैं, और इन adjectives को भी differentiate करने के लिए हमें बीच में commas लगाने होंगे। Fine. So we will write a comma after kind, then brave, but not between gentle and handsome. तो जो हमारे last के 2 रह जाते हैं same part of speech, उनके बीच में हम comma नहीं लगाते हैं, उनके बीच में या तो and आएगा या फिर और आएगा, depending upon the meaning. Fine. Now where else we use comma? With opposition means to add details to any word. जब हम subject या object के बारे में लिखते हैं और उसके बारे में कुछ extra information हम देने वाले हैं, तब भी हमें comma का use करना पड़ता है। For example, Akbar the Great ruled India for a long time. अब यहाँ पर हमें stress देना है Akbar the Great, हम साथ में एपोजिशन का यूज कर रहे हैं। फाइन। देखिए रूल्ड आपकी वर्ब है और इससे पहले अकबर द ग्रेट जो है आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में हमारे पास सब्जेक्ट एपोजिशन के साथ यूज हुआ है, इसीलिए अकबर के बाद आपको कॉमा लगाना पड़ेगा और द ग्रेट के बाद भी आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। फाइन। सिमिलरली पवन माय फ्रेंड इज अ रिपोर्टर, तो यहाँ पर पॉज लेने के लिए, एक्स्ट्रा स्ट्रेस देने के लिए भी आपको कॉमर्स का यूज हम करते हैं। Fine. And the next use of comma is between reporting verb and reported speech sentences of direct narration. जब हम direct narration लिखते हैं तो हमें पता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, reporting verb and reported speech. अब reporting verb और reported speech को differentiate करने के लिए हमें बीच में comma का यूज करना पड़ता है। For example, Navneet said, comma, inverted commas begin, I am going to Delhi, full stop, inverted commas, close. तो यहाँ पर नवनीत said is reporting verb, उसके बाद हम comma लगाएंगे, और I am going to Delhi is reported speech. तो इन दोनों को अलग करने के लिए हम comma का यूज करेंगे। Similarly, Radha said I love Krishna.
Radha said is reporting verb and I love Krishan is reported speech. यहाँ पर भी हम कॉमा का यूज करेंगे. Okay students? और कहाँ हमने कॉमा का यूज करना है? It is with yes, no, well, sir, madam, please, thank you. जहां पर भी हम ये वर्ड्स यूज करेंगे वहां हमें कॉमा का यूज जरूर करना है. फॉर एग्जाम्पल yes, I will help you. अब yes के बाद हमें थोड़ा सा पॉज देना है. फाइन, तो हमने कॉमा का यूज कर लिया. लाइकवाइज मे आई कम इन सर. अब यहाँ पर हम सर से परमिशन ले रहे हैं अंदर आने के लिए, तो मे आई कम इन के बाद हम थोड़ा सा पॉज देंगे और उसके बाद हम बोलेंगे सर एंड देन क्वेश्चन मार्क. राइट. सिमिलरली कीप साइलेंस प्लीज. यहाँ पर भी हमने कॉमा का यूज किया आफ्टर साइलेंस एंड बिफोर प्लीज, थोड़ा सा पॉज देने के लिए. सिमिलरली वेल I cannot come today. Well के बाद हमने कॉमा का यूज. फाइन. नेक्स्ट हमने कॉमा का यूज कहाँ करना है? टू सेपरेट डेट डे फ्रॉम ईयर. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज. अब डेट में हम तीन चीजें लिखते हैं, मंथ, डेट एंड ईयर. फाइन. तो इनमें भी हमें कॉमा का यूज करना पड़ता है. अब डेट लिखने के भी दो तरीके हैं, एक अमेरिकन स्टाइल और दूसरा ब्रिटिश स्टाइल. दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन ज्यादातर हम ब्रिटिश स्टाइल फॉलो करते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे. तो अगर हम ब्रिटिश स्टाइल की डेट लिखते हैं तो उसमें आपको डेट पहले लिखनी होती है. फॉर एग्जाम्पल 10th December, 2022. फाइन. और यहाँ पर आप मंथ के बाद कॉमा लगाएंगे. ईयर से पहले और मंथ के बाद आपको कॉमा लगाना होगा. और अगर आप 10th लिख रहे हो तो यहाँ पर आपको TH या ST फर्स्ट लिखते हो तो ST और ND इस तरह से लिखना होगा. फाइन. नाउ सेकेंड स्टाइल ऑफ राइटिंग डेट इज लाइक May 10, 2022. इसमें हमने मंथ पहले लिखा. फाइन. और डेट हमने बाद में लिखी. अब यहाँ पर डेट लिखने के टाइम हमें TH या ST या ND कुछ भी यूज नहीं करना होता, लेकिन कॉमा जरूर यूज करना होता है. तो दोनों ही तरीके से अगर हम डेट्स लिखते हैं, दोनों में आपको ईयर से पहले कॉमा यूज करना पड़ता है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस यूज ऑफ कॉमा. नेक्स्ट हमें कॉमा का यूज कहाँ करना होता है? टू सेपरेट क्लॉजेस बिगिनिंग विद व्हेन, इफ, एज फ्रॉम प्रिंसिपल क्लॉज. अब जब भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखते हैं या कंपाउंड सेंटेंसेस लिखते हैं तो उसमें अलग अलग क्लॉजेस होते हैं. फाइन. तो अगर आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको आपने प्रिंसिपल क्लॉज से डिफरेंशिएट करना है, और अगर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका व्हेन, इफ, एज से स्टार्ट होता है तो आपको प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कॉमा लगाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई सॉ अ लायन, आई रैन अवे. नाउ हियर व्हेन आई सॉ अ लायन इज एन एडवर्बियल क्लॉज और इसके बाद आप कॉमा यूज करेंगे. देन आफ्टर यू विल राइट प्रिंसिपल क्लॉज आई रैन अवे. सिमिलरली इन द सेकेंड सेंटेंस, एज आई वॉज गोइंग इन, आई मेट सुभाष. अब आई मेट सुभाष इज प्रिंसिपल क्लॉज and as I was going in is an adverbial clause which is beginning with as. और as से शुरू होने के कारण आपका ये क्लॉज जहां खत्म होता है as I was going in, उसके बाद आपको कॉमा प्लेस करना होगा. फाइन. Similarly, if you write if you work hard you will get first division. अब if से शुरू होने वाला जो आपका क्लॉज है if you work hard, उसके कंप्लीट होने के बाद आप कॉमा लगाएंगे. देन यू विल राइट यू विल गेट फर्स्ट डिविजन विच इज अ प्रिंसिपल क्लॉज. ओके. नाउ दिस वाज अबाउट कॉमा. नाउ आवर नेक्स्ट मार्क ऑफ पंक्चुएशन इज मार्क ऑफ इंटरोगेशन और क्वेश्चन मार्क. फाइन. which we write like this. Fine. Everybody knows that. Now where our question mark is used, it is used with direct question. जब भी हम कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे एंड में. वी विल नॉट एंड अप विद अ फुल स्टॉप. जहां भी एंड में क्वेश्चन मार्क आ गया तो इट मीन्स दैट इज अ क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू जयपुर? तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क. ज्यादातर जो भी सेंटेंसेस आपके WHO वर्ड से शुरू होते हैं या हेल्पिंग वर्ब और
मॉडल से शुरू होते हैं वो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस। WHO वर्ड्स लाइक हु, व्हेन, व्हाई, वेयर। तो जो भी सेंटेंसेस आपके इससे बिगिन होंगे आपको लास्ट में क्या लिखना होगा? क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली अगर आपके सेंटेंसेस इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड से बिगिन होंगे तो भी आपको एंड में क्वेश्चन मार्क पुट अप करना होगा, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज अ क्वेश्चन। सिमिलरली अगर आपका जो सेंटेंस है वो बिगिन होता है मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, शैल, माइट, इस तरह के वर्ड्स जो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, मॉडल्स हैं, उनसे बिगिन होते हैं, तो भी आपको एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, बिकॉज दैट विल बिकम अ डायरेक्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन, can you do this, are you going, where are you going? So these all are questions and you have to write a question mark after every question. Fine. Next is while asking questions in sentences of direct speech. अभी आपको मैंने पहले बताया WHO words और helping verbs और auxiliary verbs means model से अगर आपके सेंटेंस बिगिन हो रहे हैं तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और उनके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो इन वर्ड्स से बिगिन नहीं होते, वो डायरेक्ट स्पीच के हो सकते हैं, तो वहां पर आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि ये एक क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। इट विल बी ऑफ डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, द मदर सेड वेयर आर यू गोइंग। अब यहाँ पर द मदर सेड ये आपका एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, तो वेयर आर यू गोइंग के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और उसके बाद आप इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। बट अगर हम इसी सेंटेंस को, डायरेक्ट स्पीच को, हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल, द मदर आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। यहाँ पर सेड की जगह क्या आ गया? आस्क्ड आ गया। वेयर रहा लेकिन फिर भी वो इनडायरेक्ट स्पीच बन गया बिकॉज हमने यहाँ पर लिखा आस्क्ड। फाइन। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आता है वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बन जाता है और उसके एंड में आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, उसके एंड में आपको फुल स्टॉप ही लगाना है और इन्वर्टेड कॉमास भी यूज नहीं करने हैं। फाइन। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन मार्क। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। Our next punctuation mark is inverted commas. Now where do we use inverted commas? First of all we use in direct speech. जब भी direct speech के sentences होते हैं तो वहां हमें inverted commas लिखने होते हैं। कहाँ पर लिखेंगे हम? reported speech जो होती है वो हमेशा आपकी inverted commas में होती है। For example, I said to him. Now I said to him is reported verb. इसके बाद हम लगाएंगे comma और जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है व्हाट आर यू डूइंग, वो हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज करेंगे। फाइन। नेक्स्ट, वेयर डू वी यूज इन्वर्टेड कॉमास? टाइटल्स ऑफ बुक्स, पोएम्स, चैप्टर्स, फिल्म्स एक्सेट्रा। जब भी हमें इनके टाइटल्स लिखने होते हैं। फाइन। अब जो टाइटल का नेम है वो हमने कैपिटल लेटर में लिखना होता है, ये हम पहले ही सीख चुके हैं, लेकिन इनके टाइटल को हमने एनक्लोज करना है इन्वर्टेड कॉमास में। फॉर एग्जाम्पल, शेक्सपियर रोट द प्ले हैमलेट। अब हैमलेट इज अ नेम ऑफ अ प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, तो इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज करना है टू गिव इम्पोर्टेंस टू द नेम ऑफ टाइटल। सिमिलरली, रॉबर्ट फ्रॉस्ट wrote the poem Dust of Snow. Now Dust of Snow is also a title of a poem, so इसे भी हम inverted commas में enclose करेंगे। Similarly, I am reading the chapter The Fun They Had. The Fun They Had आपका chapter का name है, इसे हम inverted commas में लिखेंगे। Similarly, I have seen the film Dangal. Dangal film का name, सिर्फ film का name आप inverted commas में enclose करेंगे। Okay? Now, this was all about inverted commas. So this was part 2 of marks of punctuation, in which we studied about full stop, comma, mark of interrogation and inverted commas. और part 3 में हम apostrophe, semicolon, colon, sign of exclamation और hyphen के बारे में सीखेंगे. So let's begin. Our next mark of punctuation is apostrophe. Now apostrophe and comma look similar. The only one difference is that comma आप
नीचे लगाते हैं जब आप सेंटेंस लिख रहे होते हैं, तो आप सबस्क्रिप्ट की तरह लिखते हैं, लेकिन अपॉस्ट्रोफे आप सुपरस्क्रिप्ट की तरह, एक पावर की तरह आप ऊपर लगाते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन राइटिंग अ कॉमा एंड एन अपॉस्ट्रोफे. लेकिन यूज entirely different है कॉमा और apostrophe का. For example, the first use is, it is used between the last letter of possessive case of noun and s. जब भी हमने किसी noun का possessive case बनाना होता है, possessive case means suppose Ram's book. अब इस sentence में आप देखिए, I saw Ram's book lying on Sohan's table. अब यहाँ Ram's book का means क्या है? बहुत सारे राम? No. राम्स मीन्स राम की बुक. पोजेसिव केस का मतलब क्या होता है? कोई चीज किसी की होती है, पोजेशन होती है जब, तो हम उसे पोजेसिव केस ऑफ नाउन कहते हैं, और उसके लिए हमें अपॉस्ट्रोफे का यूज करना होता है, जैसे हमने यहां पर किया. आई सॉ राम्स बुक्स लाइंग ऑन सोहन्स टेबल. सोहन की टेबल पर राम की बुक. फाइन. नाउ नेक्स्ट यूज ऑफ अपॉस्ट्रोफे इज प्लूरल नाउन्स एंडिंग विद एस टेक अपॉस्ट्रोफे आफ्टर एस. अब यहां पर क्या है? फर्स्ट सेंटेंस में राम अपॉस्ट्रोफे एस था, सिंगुलर नाउन था. फाइन. और यहां पर हम क्या बताया जा रहा है हमें? अगर हमारा जो नाउन है वो प्लूरल होता है, तो उसके बाद, और हमने उसका पोजेसिव केस बनाना है, तो उस केस में हम एक और एस नहीं लगाएंगे. ऑलरेडी प्लूरल होने की वजह से उसके एंड में जो हमारा एस लगा हुआ है, तो हम सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफे लगाएंगे और एस नहीं लगाएंगे. फाइन. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर्स रूम्स आर सेपरेट. अब यहाँ पर एक टीचर के रूम की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे टीचर्स के रूम्स की बात हो रही है. तो यहाँ पर टीचर्स के रूम है, यहाँ पर हमने सिंगल अपॉस्ट्रोफे लगाया और एस हम यहाँ नहीं लगाएंगे. सिमिलरली, दिस इज अ गर्ल्स हॉस्टल. तो यहाँ पर गर्ल्स, बहुत सारी गर्ल्स के लिए हॉस्टल है, तो यहां पर भी हम गर्ल्स के बाद एक अपॉस्ट्रोफे लगाएंगे और एक और एस नहीं लगाएंगे. स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात नोट करने वाली है. अगर आपका जो प्लूरल नाउन है वो एस से एंड ना होकर किसी और लेटर से एस एंड होता है, सपोज चिल्ड्रन. नाउ चिल्ड्रन इज अ प्लूरल नाउन ऑफ चाइल्ड, और अगर आपने लिखना हो चिल्ड्रन रूम, रूम्स, चिल्ड्रन रूम्स, ठीक है, बच्चों का कमरा या बच्चों के कमरे. फाइन. तो चिल्ड्रन यहाँ पर एक प्लूरल नाउन है और उसके बाद आप अपॉस्ट्रोफे के साथ एस भी यूज करोगे. फाइन. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. नाउ वेयर एल्स वी यूज एन अपॉस्ट्रोफे? टू मेक प्लूरल ऑफ एब्रीविएशंस एंड शॉर्ट फॉर्म्स. अभी एब्रीविएशंस के बारे में हम बहुत सारी चीजें पहले भी पढ़ चुके हैं कि एब्रीविएशन के फर्स्ट लेटर्स हमें कैपिटल करने हैं, उनके बीच में हमें फुल स्टॉप्स लगाने हैं. एक और बात अब हम सीखने वाले हैं एब्रीविएशंस के बारे में, वो ये कि अगर हमें एब्रीविएशंस के प्लूरल्स करने हैं, हमने अभी तक सिंपल नाउन्स के प्लूरल करने सीखे हैं, लेकिन अगर आपको एब्रीविएशन का प्लूरल करना हो, सपोज MLAs मीन्स मोर देन वन MLA, तो आप कैसे लिखेंगे? MLA के आपने लेटर्स कैपिटल लिख लिए, उनके बीच में आपने फुल स्टॉप्स भी लगा दिए, उसके बाद आप एक अपॉस्ट्रोफे एस लगाएंगे, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि बहुत सारे MLAs हैं. फाइन. और अपॉस्ट्रोफे आपने लगाना बिल्कुल नहीं भूलना. सिमिलरली MPs, तो MPs मोर देन वन MP के लिए आप कैसे लिखेंगे? MP लिखने के बाद आप एक अपॉस्ट्रोफे S लिखेंगे. फाइन. टू मेक प्लूरल ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स. अगर आपने नंबर्स, मैथमेटिकल नंबर्स आपके होते हैं 1 2 3, या लेटर्स हैं आपके अल्फाबेटिकल लेटर्स ABCD, अब इनके प्लूरल लिखने हैं, तो हम कैसे करेंगे? सपोज the word punctuation contains 2 N's, 2 T's and 2 U's. ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 N है, 2 T है, 2 U है, उनको हम प्लूरल लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? अब हम ऐसे तो लिख नहीं सकते NNS, N's, राइट? हम कैसे लिखेंगे? 2 N's. तो हमें 2 के बाद, N के बाद एक अपॉस्ट्रोफे S लगाने से हमें पता चल जाएगा ये N का प्लूरल है, T का प्लूरल है और U का प्लूरल है. फाइन. One more example, write your E's and C's more clearly. Means आपकी जो हैंडराइटिंग है उसमें E और C क्लियर आप नहीं लिखते हैं, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि आप जब भी अपने E लिखते हैं या C लिखते हैं, जितनी भी बार उन्हें क्लियरली लिखिए. तो E का प्लूरल हो गया यहाँ पर E अपॉस्ट्रोफे S, C अपॉस्ट्रोफे S.
सिमिलरली अगर आपने नंबर्स का प्लूरल करना हो, हम टेबल्स लिखते हैं 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 tens are 100. अब हमें बोलने में क्लियर नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं. हम इक्वेशन में कैसे लिखते हैं? न्यूमेरिकल अगर हमने लिखना हो न्यूमेरिकली तो हम लिखेंगे 10 multiplied by 10 is equal to 100, राइट. और अगर हमें उसे वर्ड्स में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? 10 tens make 100. 10 के बाद आपने एक अपॉस्ट्रोफे लगाना है और उसके बाद आपने लिखना है s. फाइन. One more use of apostrophe is in place of any letter in contractions. जब भी हम किसी टू वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट करके सिंगल वर्ड बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल डू नॉट, वो हम लिखते हैं डोंट. अब यहाँ पर हमने क्या किया? हमने एक ओ को ओमिट कर दिया. फाइन. उसकी जगह पर हम एक अपॉस्ट्रोफे लगा देंगे. आप चाहे एक लेटर को आप ओमिट कीजिए या 2 लेटर्स को ओमिट कीजिए, आपको एक अपॉस्ट्रोफे लगाने से ये क्लियर हो जाएगा कि समथिंग इज डिलीटेड, समथिंग इज ओमिटेड इन दिस वर्ड. फॉर एग्जाम्पल कैनॉट को हम कांट लिखेंगे तो हम बीच में एक अपॉस्ट्रोफे लगाएंगे आफ्टर एन. फाइन. जिसके भी बाद आपने वो लेटर ओमिट किया है उस लेटर के बाद आपको अपॉस्ट्रोफे लगाना होगा. डिड नॉट में आप डिडंट लिखते हो तो यहाँ पर भी आपने अपॉस्ट्रोफे लगाया. दैट इज वो आप लिखते हो दैट्स. फाइन. तो यहाँ पर भी हमने अपॉस्ट्रोफे का यूज करना है. सो दिस वाज ऑल अबाउट अपॉस्ट्रोफे. Now our next mark of punctuation is sign of exclamation. It is used in exclamatory sentences expressing happiness, grief or anger. जब भी हमने खुशी, दुख या एंगर को एक्सप्रेस करना हो तो हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अलास आई हैव इंजर्ड माई फुट. तो यहाँ पर अलास जो वर्ड है वो हमारा ग्रीफ शो कर रहा है. तो इसके बाद हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करना है. This is an exclamatory word, alas. Similarly, hurrah, we have won the match. Now, hurrah is again a exclamatory word, so we will use a sign of exclamation after this. Fine. Next, to emphasize our views about any person, place or thing. अब हमने वो जो हमारे exclamatory words थे उनके immediately बाद हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया. लेकिन कई बार हम कंप्लीट सेंटेंस जो है वो हमारे किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में होते हैं और बड़े एम्फसाइज्ड मोड में हम उसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसके एंड में भी हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं. सपोज व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल. तो यहाँ पर हमने एंड में फुल स्टॉप नहीं हम लगाएंगे, निदर अ क्वेश्चन मार्क. क्योंकि जनरली क्या होता है, व्हाट जो हमारा WHO वर्ड है हमें लगता है कि क्वेश्चन मार्क है, लेकिन यहाँ पर व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई वर्ब नहीं यूज हुई है यहाँ पर. फाइन. तो दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इसके एंड में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करेंगे. देन इन द एंड ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग गुड विशेस. नाउ व्हाट आर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस? जिनमें हम किसी के लिए विश करते हैं, प्रे करते हैं, किसी के लिए विशेष मांगते हैं, तो वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं. उनके एंड में भी हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करना होता है. सपोज मे यू लिव लॉन्ग. दिस इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस और इसके एंड में हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे. अर्लियर आई टोल्ड यू कि क्वेश्चन मार्क हम कहाँ यूज करते हैं? जो हमारे मे, माइट जैसे सेंटेंसेस होते हैं, अगर उनसे हमारा सेंटेंस बिगिन होता है, मे, माइट जैसे जो हमारे वर्ड्स होते हैं, तो हम एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. लेकिन वो तब लगाते हैं जब क्वेश्चन पूछा जाता है. सपोज मे आई कम इन सर. तो आफ्टर दैट वी राइट अ क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा कि मे से स्टार्ट होने वाले या व्हाट से स्टार्ट होने वाले जो आपके सेंटेंसेस हैं वो क्वेश्चन है या फिर आपके किसी और सेंस में वो पूछे जा रहे हैं. उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करना होगा. सो बी वेरी क्लियर विद इट. डोंट कंफ्यूज दीज टू sentences. Fine. So this was all about sign of exclamation. Now our next mark of punctuation is semicolon. Now semicolon includes a full stop and a comma. Means the semicolon is a pause longer than the comma but shorter than that of full stop. अब आपका जो semicolon है, we all know that these marks are used for pauses. Full stop से हम बिल्कुल complete pause कर देते हैं.
फाइन, और कॉमा जो है वो थोड़ा सा रुकने के लिए होता है। अब सेमीकोलन इन दोनों के बीच का है, मीन्स मोर देन द पॉज, ग्रेटर देन द कॉमा बट लेसर देन द फुल स्टॉप, वहां हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। फाइन, फॉर एग्जाम्पल बिफोर ईजी, ईजी मीन्स एग्जाम्पल लिखने से पहले आपको सेमीकोलन का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम बर्ड्स विच कांट फ्लाई, एग्जाम्पल पेंगुइन, कीवी एंड ऑस्ट्रिच। तो यहां पर एग्जाम्पल्स कोट करने से पहले आपको एक सेमीकोलन का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू गिव अ पॉज बिफोर एग्जाम्पल। फाइन, नेक्स्ट यूज ऑफ सेमीकोलन इज टू सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लॉजेस जॉइंड बाय द कंजक्शंस फॉर, देयरफॉर, व्हाइल, अदरवाइज एक्सेट्रा। अगर हमारे कुछ ऐसे क्लॉजेस हैं जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के साथ जुड़े हुए हैं, और वो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन सी हैं? फॉर, देयरफॉर, व्हाइल और अदरवाइज, सिर्फ यही कोऑर्डिनेट कंजक्शंस अगर लगी हैं तो आपको सेमीकोलन का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट वर्क हार्ड, अदरवाइज यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पर अदरवाइज कंजक्शन लगने के कारण आपने उससे पहले, आपको क्लॉज से पहले आपको क्या लगाना है? सेमीकोलन। फाइन, now our next mark of punctuation is colon. Colon is two full stops. Fine. And where do we use a colon? To introduce a quotation. जब भी कोई quotation, कोई quotes हैं जो great people, कोई महान लोगों ने कुछ बात कही है, fine, तो उनके quotes को begin करने से पहले आप colon use करेंगे और उस quote को आप inverted commas में enclose भी करेंगे। For example, Keats said, colon, inverted commas begin, a thing of beauty is a joy forever, and inverted commas close. तो जो भी कोट है आपका, उससे पहले हम कॉलन लगाएंगे और उस कोट को हम क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज करेंगे। Keats is a poet, English poet. You must be knowing that. Now the next use of colon is when two opposite things are said in the same sentence but no conjunction. अब दो ऑपोजिट बातें आपके सेंटेंस में की गई हैं लेकिन कोई भी कंजक्शन उसमें यूज नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई एडमायर हिज इंटेलिजेंस, आई हेट हिज कैरेक्टर। अब इंटेलिजेंस को एडमायर करना एक पॉजिटिव चीज है और उसके कैरेक्टर को हेट करना एक नेगेटिव चीज है। फाइन, तो एडमायर का ऑपोजिट क्या है? हेट। तो यहाँ पर दो ऑपोजिट बातें कही गई हैं, इसीलिए यहाँ पर हम कॉलन का यूज करेंगे। सिमिलरली अगर हम कहें मैन प्रपोजेज, God disposes, तो यहां पर proposes and disposes they are opposite words, तो यहां पर भी हम colon का यूज करेंगे। फाइन, नेक्स्ट यूज ऑफ colon is to explain and elaborate what has already been said. कोई ऐसी चीज जो हम पहले भी कह चुके हैं और उसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज बैड न्यूज, आवर टीम हैज लॉस्ट द मैच। अब पहले हमने बोला बैड न्यूज है, क्या बैड न्यूज है? आवर टीम हैज लॉस्ट द मैच। तो यहाँ पर एक बात को हमने थोड़ा और इलैबोरेट किया, तो यहाँ पर हम उसको कॉलन से सेपरेट करेंगे। फाइन, नेक्स्ट इज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और अ सीरीज। अब ये तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि जब भी हमने कोई भी लिस्ट लिखनी है या सीरीज लिख रहे हैं या हम फॉलोइंग लिखते हैं कि ये इसके फॉलोइंग यूजेस हैं, तो इस तरह से जब भी हमने लिखना होता है तो हम वहां पर कॉलन से उस सीरीज को बिगिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4 बॉयज हैव वन प्राइजेस, रवि, राहुल, मोहन एंड हिमांशु। तो इन 4 नेम्स से पहले हमने, ये लिस्ट है बॉयज की। फाइन, तो इससे पहले हमने कॉलन का यूज करना है। ओके, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट कॉलन, एंड आवर नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मार्क ऑफ पंक्चुएशन इज हाइफन. The little dash is called as hyphen. A hyphen is a shorter horizontal line. And where do we use hyphen? To join the parts of a compound word. जब भी हम एक compound word बनाते हैं, joining 2-3 small words. For example, father-in-law. Now, father-in-law is not a single word. Right? Father is one word, in is another, and law is another. तो जब हमने इसको इकट्ठा किया, फादर इन लॉ मीन्स ससुर, तो इसको हम हाइफन्स के साथ ज्वाइन करेंगे और दोनों ही तीनों वर्ड्स के बीच में हमने इस तरह से 2 हाइफन्स लगा दिए।
नेक्स्ट इज प्रिजनर ऑफ वॉर। तो प्रिजनर ऑफ वॉर हैरी पॉटर सीरीज में शायद आपने देखा होगा। प्रिजनर ऑफ वॉर इज वन ऑफ द सीरीज ऑफ वन ऑफ द मूवीज ऑफ हैरी पॉटर। तो यहाँ पर प्रिजनर ऑफ वॉर को हम ज्वाइन करने के लिए हाइफन्स का यूज करेंगे। सिमिलरली टूथब्रश, फाइन, टूथ इज वन वर्ड, ब्रश इज अनदर वर्ड, और टूथब्रश अलग से हमारा एक कंपाउंड वर्ड बन जाता है और इसको भी हम हाइफन से ज्वाइन करेंगे। फाइन। नाउ आफ्टर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आपका होता है उपसर्ग। जब भी हम उपसर्ग यानी प्रीफिक्स लगाते हैं किसी भी वर्ड के आगे तो भी हमें हाइफन का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सब इंस्पेक्टर, ठीक है, इंस्पेक्टर से आगे आपने डेजिग्नेशन चेंज हो गया, प्रीफिक्स लग गया सब, तो वहां पर भी हम सब और इंस्पेक्टर के बीच में हाइफन यूज करेंगे। सिमिलरली वाइस प्रिंसिपल, वाइस इज अ प्रीफिक्स, तो वाइस प्रिंसिपल के बीच में हमने हाइफन यूज किया। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन में हम कोप इज अ प्रीफिक्स, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हाइफन। फाइन। नाउ नेक्स्ट यूज ऑफ हाइफन इज फ्रैक्शनल पार्ट्स। जब हम मैथमेटिक्स में फ्रैक्शंस लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट्स के बारे में लिखते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं, तब भी हम हाइफन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/5 है आपका न्यूमेरिकल, आप लिखते हो तो 2/5 लिख लिया आपने, लेकिन जब हम उसे वर्ड्स में लिखते हैं 2/5, फाइन, तो 2 और 5 के बीच में हमें हाइफन का यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली इफ वी राइट 3/7 in words, we will write it like as 3/7, 3-7. So this was all about hyphen. I hope you are clear with all the punctuation marks. Let's have a look at an exercise of punctuation. Punctuate these sentences on your own, or you can check the answers given on the next page. So this was part 3 of marks of punctuation, in which we studied about apostrophe, semicolon, colon, mark of exclamation and hyphen. I hope ये सभी punctuation marks आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.